टाइगर ने कार गार्डन क्लब की 2 मंजिला इमारत के कंपाउंड में मोड़ी और फिर उसे पार्किंग की तरफ ले गया। पार्किंग में खासी तादाद में कारें मौजूद थी। टाइगर ने कार एक खाली जगह पर रोकी और फिर नीचे उतरकर उसने कार लॉक की और तेज तेज कदम उठाता हुआ क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। गार्डन क्लब के मैनेजर और मालिक रेमंड से उसकी खासी वाकफियत थी। उसे ये भी मालूम था कि रेमंड ड्रग बिजनेस के साथ साथ पेशेवर कातिलों के एक ग्रुपों का सरगना भी है, लेकिन कातिलों का ये ग्रुप अपनी सरगर्मियों के लिहाज से चूंकि अंडरवर्ल्ड तक ही महदूद था, इसलिए टाइगर ने उस पर कभी तवज्जो ना की थी। लेकिन अब ये बात सामने आई थी कि फ्रीलांसर फोटोग्राफर काशिफ को इस ग्रुप ने हलाक किया था, तो इमरान ने उसे रेमंड से उस पार्टी का सुराग लगाने को कहा था जिसने उसे काशिफ के कत्ल का टास्क दिया था। इसलिए टाइगर रेमंड से मिलने आया था। थोड़ी देर बाद टाइगर क्लब में दाखिल हुआ तो क्लब के हाल में काफ़ी तादाद में औरतें और मर्द मौजूद थे। उसने एक नज़र हाल पर डाली और फिर मुड़कर काउंटर की तरफ बढ़ गया था। काउंटर पर 3 लड़कियां मौजूद थी। हेलो मिस स्वीटी, टाइगर ने काउंटर के करीब जाकर कहा। वो चूंकि इस क्लब में आता जाता रहता था, इसलिए वो यहाँ के अमले से ना सिर्फ अच्छी तरह वाकिफ था बल्कि अमला भी उसे अच्छी तरह जानता था। उसे ये भी मालूम था कि रेमंड के बारे में क्लब में जितना ये लड़की स्वीटी जानती है और कोई नहीं जान सकता। ओ मिस्टर टाइगर, आप? स्वीटी ने चौंक कर टाइगर को देखते हुए कहा। तुम्हारे बॉस से मिलना है? बोलो कहाँ है वो, किस हाल में है? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मिलना ज़रूरी है? वो एक पार्टी का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है। स्वीटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। किस वक्त आना है उस पार्टी ने? टाइगर ने पूछा। आना तो अभी था, लेकिन अभी तक वो आई नहीं, स्वीटी ने कहा। और इसी वक्त फ़ोन की घंटी बज उठी तो स्वीटी ने रिसीवर उठा लिया। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद उसने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर नंबर प्रेस कर दिए। काउंटर से स्वीटी बोल रही हूँ बॉस, पार्टी ने आज मीटिंग कैंसिल कर दी है। उनका कहना है कि वो 2 रोज़ बाद आएंगे और मिस्टर टाइगर इस वक्त काउंटर पर मौजूद है और वो आपसे मिलना चाहते हैं, स्वीटी ने कहा। और फिर दूसरी तरफ से बात सुनकर उसने रिसीवर रख दिया। जाइए, बॉस आपके मुंतजिर हैं, स्वीटी ने रिसीवर रखकर मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, टाइगर ने कहा और राहदारी की तरफ बढ़ गया जिसमें रेमंड का ऑफिस था। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस में दाखिल हो रहा था। आओ टाइगर आओ, वेलकम। बड़ी सी मेज के पीछे बैठे हुए एक गेंडे जैसे जिस्म के मालिक आदमी ने उठकर मुसाफिहा के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। कैसे हो रेमंड? काले सांप वाला सिलसिला कैसा चल रहा है? टाइगर ने मुसाफिहा करते हुए कहा तो रेमंड बेएहतियात उछल पड़ा। ये तुम क्या कह रहे हो? काला सांप? क्या मतलब? रेमंड ने कहा, मतलब भी मुझे बताना होगा। पेशावर कातिलों का ग्रुप है तुम्हारा और उसका ये ड्रामाई नाम भी तुमने रखा हुआ है। और मतलब मैं बताऊं? टाइगर ने मेज की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ये तुम्हें क्या हो गया है? लगता है आज तुम कुछ पीकर आए हो। रेमंड का लहजा यकलहत बदल सा गया था। सुनो रेमंड, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मुझे तुम्हारी तमाम सरगर्मियों के बारे में पूरी तरह इल्म है। उसके बावजूद तुमने तुम्हारी सरगर्मियों में कभी मुदाखलत नहीं की, लेकिन तुम्हारे उस काले सांप ने 2 साल पहले एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर काशिफ को सड़क पर इस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया था जब वो मोटरसाइकिल पर जा रहा था और तुम्हारे आदमी सफ़ेद रंग की कार में थे। टाइगर ने कहा, नहीं, ये सब गलत है। ना मेरा कोई ग्रुप है और ना ही मैं ऐसे काम करता हूँ। मैं तो ड्रग बिजनेस करता हूँ और बस, रेमंड ने कहा। चूँकि मामला 2 साल पुराना है इसलिए मुझे ज़बरदस्त कोशिश करना पड़ी है और बहरहाल मैं ये मालूम करने में कामयाब हो गया हूँ कि ये काम तुम्हारे उस खुफिया ग्रुप का है। और ये भी बता दूँ कि उसे गोली मारने वाला तुम्हारा खास आदमी जोन्स था जो पिछले साल एक एक्सीडेंट में हलाक हो चुका है। टाइगर ने कहा। जब तुम्हें ये मालूम है कि वो हलाक हो चुका है तो अब तुम क्या चाहते हो? रेमंड ने कहा। जोन्स ना भी हलाक हुआ होता तब भी मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मेरी पार्टी सिर्फ ये जानना चाहती है कि किस पार्टी ने तुम्हें उस फोटोग्राफर की हलाकत का टास्क दिया था। और ये बात तुम बता सकते हो, जोन्स नहीं बता सकता। वो तो तुम्हारी कठपुतली था और बस, टाइगर ने कहा। तो रेमंड के चेहरे पर यकलहत हैरत के तासुरात उभर आए। तुम्हें क्या हो गया है? तुम अंडरवर्ल्ड के आदमी होकर ऐसी बातें कर रहे हो। अव्वल तो मेरा ऐसा कोई ग्रुप नहीं, और अगर होता भी सही तो पार्टी के बारे में कभी कोई नहीं बताया करता। तुम अब जा सकते हो। आई एम सॉरी। और सुनो, आइंदा इधर का रुख ना करना वरना तुम्हारी टूट फूट की जिम्मेदारी मुझ पर ना होगी, रेमंड ने यकलहत इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तो टाइगर बेएहतियात हंस पड़ा। मतलब है कि तुम मजाक का भी बुरा मानने लग गए हो, टाइगर ने हंसते हुए कहा। तो रेमंड का चेहरा यकलहत नॉर्मल हो गया। तो तुम मजाक कर रहे थे? रेमंड ने खुली दराज में से हाथ बाहर निकालते हुए कहा। जाहिर है दराज में रिवाल्वर मौजूद था और रेमंड को चूंकि खतरा था कि टाइगर आसानी से टलने वाला नहीं, इसलिए वो अपने बचाव के लिए रिवाल्वर पर हाथ रखे हुए था।
नहीं, मजाक तो मैं अब करूंगा। अब तक मैं बेहद संजीदा रहा हूँ, टाइगर ने उठते हुए कहा, और फिर उससे पहले कि रेमंड कुछ समझता, टाइगर का बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और दूसरे लम्हे कमरा रेमंड के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। टाइगर की मुड़ी हुई उंगली का हुक अचानक लेकिन पूरी कुव्वत से रेमंड की कनपुतली पर पड़ा। यह ज़र्ब इस कदर भरपूर थी कि एक ही ज़र्ब ने उसके गेंडे जैसे जिस्म के मालिक रेमंड को बेहोशी की वादी में धकेल दिया था। उसका जिस्म कुर्सी पर पहलू के बल लटक गया था। टाइगर ने रिसीवर उठाया और फोन सेट के नीचे मौजूद बटन प्रेस कर दिया। यस बॉस। दूसरी तरफ से काउंटर गर्ल की आवाज़ सुनाई दी। मैं एक ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ, तमाम मुलाकातें मनसूख कर दो। टाइगर ने रेमंड की आवाज़ और लहजे में बात करते हुए कहा। वो चूंकि इन दिनों इमरान से दूसरों की आवाज़ और लहजे की नकल करने की मुसलसल प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए उसने ऐसी ही कोशिश कर दी थी। बॉस, आपके गले को क्या हुआ है? कुछ भराया हुआ सा है, लड़की ने कदरे हिचकिचाते हुए लहजे में कहा। जो मैंने कहा है वो सुनो, गले को छोड़ो, उसके खराब होते देर लगती है, टाइगर ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो टाइगर ने रिसीवर रखा और फिर टेबल के साइड से आगे बढ़कर उसने उकब में मौजूद पर्दा हटाया। उसके पीछे एक दरवाज़ा मौजूद था। उसने उसे दबाया तो दरवाज़ा खुल गया। दूसरी तरफ एक कमरा था जिसकी दूसरी दीवार में दरवाज़ा था। टाइगर ने रेमंड को घसीट कर अपने कांधे पर डाला और फिर दूसरे कमरे में ले जाकर वो आगे बढ़ गया। गो रेमंड का वजन काफ़ी से ज़्यादा था, लेकिन टाइगर चूंकि उस वक्त की सूरत हाल और नज़ाकत के बारे में बाखूबी जानता था, इसलिए वो उसे उठाए उकबी कमरे का दरवाज़ा खोलकर एक राहदारी में आ गया। वो चूंकि पहले भी कई बार इस खुफिया रास्ते से रेमंड के साथ आता जाता रहता था, इसलिए उसे इस रास्ते के बारे में मालूम था। उस राहदारी का उकबी दरवाज़ा एक चौड़ी और बंद गली में खुलता था और उस दरवाजे पर ऐसा ताला मौजूद था जिसे बाहर से सिर्फ रेमंड ही खोल सकता था, क्योंकि ये नंबरों वाला मखसूस ताला था, जबकि अंदर से उसे कोई भी आसानी से खोल सकता था। टाइगर का पहले ख्याल था कि जो कि वारदात को 2 साल गुजर चुके हैं, इसलिए रेमंड पार्टी के बारे में बता देने में कोई हर्ज महसूस नहीं करेगा, लेकिन रेमंड ने जो रवैया इख्तियार किया था उससे टाइगर समझ गया था कि उसकी ज़ुबान खुलवाने के लिए तशद्दुद ज़रूरी था, और वो ये तशद्दुद यहाँ ऑफिस में नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी आ सकता था। चनाचे उसने उसे अपने साथ ले जाने का सोच लिया था और यही सोचकर उसने उसकी कनपटी पर भरपूर ज़र्ब लगाई थी। रेमंड को उकबी दरवाजे के साथ साइड पर करके उसने फर्श पर लिटा दिया और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया, लेकिन उसने दरवाजे को मुकम्मल तौर पर बंद ना किया था, बल्कि थोड़ा सा खुला रखा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ वो सड़क पर आ गया और उसके साथ ही एक चक्कर काट कर वो एक बार फिर कंपाउंड गेट में दाखिल हुआ। अलबत्ता उसका रुख पार्किंग की तरफ था। पार्किंग से कार लेकर वो कंपाउंड गेट से निकला और फिर उकबी गली में लाकर उसे बैक करते हुए वो अंदर उकबी दरवाजे तक ले गया। फिर उसने दरवाज़ा खोला और फर्श पर पड़े हुए बेहोश रेमंड को उठाकर उसने कार का उकबी दरवाज़ा खोलकर दोनों सीटों के दरमियान ठूंस दिया। रेमंड हाथ से चौड़े जिस्म का मालिक था, लेकिन टाइगर ने बहरहाल उसे इसी अंदाज में ले जाना था, इसलिए उसे मालूम था कि रेमंड ताकतवर जिस्म का मालिक है और अंडरवर्ल्ड का आदमी होने की वजह से वो साबी तौर पर भी खासा मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद उसे यकीन था कि वो उसे अपने मखसूस ब्लैक हाउस तक ले जाने में कामयाब हो जाएगा। टाइगर बजाते खुद तो होटल में रहता था, लेकिन उसने एक रिहायशी कॉलोनी में एक छोटी कोठी हासिल की हुई थी जहां उसका खासा आदमी रॉबर्ट रहता था। उस कोठी के एक कमरे को टाइगर ने टार्चिंग रूम के अंदाज में तैयार कर रखा था ताकि सबसे हटकर वो अपने तौर पर भी काम कर सके। वो चाहता तो रेमंड को राना हाउस भी ले जा सकता था, लेकिन चूंकि इमरान ने उसे कहा था कि वो रेमंड से मालूमात हासिल करके वापस आए, इसलिए वो नहीं चाहता था कि रेमंड को राना हाउस ले जाए। उस कोठी का उसने अपने तौर पर कोड नाम ब्लैक हाउस रखा हुआ था। तकरीबन 20 मिनट की खासी तेज रफ्तार ड्राइविंग के बाद वो ब्लैक हाउस पहुंच जाने में कामयाब हो गया। उसने कार को बंद गेट के सामने रोककर महसूस अंदाज में 3 बार हारन बजाया तो छोटा फाटक खुला और वर्जिशी जिस्म का रॉबर्ट बाहर आ गया। फाटक खोलो रॉबर्ट, टाइगर ने खिड़की से सर बाहर निकालते हुए कहा। यस सर, रॉबर्ट ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खुल गया तो टाइगर कार अंदर ले गया। उसने कार पोर्च में ले जाकर रोक दी और फिर नीचे उतर आया। रॉबर्ट भी फाटक बंद करके कार की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। टाइगर ने कार के उकबी दरवाज़ा खोला तो रेमंड गो वैसे तो होश में आ चुका था, लेकिन उसकी हालत नीम बेहोशी की सी थी। अलबत्ता उसने शायद लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की थी, लेकिन तंग जगह और अपने छोटे जिस्म की वजह से वो मजीद फंसकर रह गया था। उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो रॉबर्ट, टाइगर ने कहा और फिर उसने रॉबर्ट की मदद से किसी न किसी तरह रेमंड को कार से बाहर निकाल लिया।
लेकिन उससे पहले कि रेमंड उठता, टाइगर का बाजू एक बार फिर घूमा और मुड़ी हुई उंगली का हुक कनपट्टी पर उस जगह पड़ा जहां पहले ही जर्ब का निशान वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था और रेमंड हल्की सी चीख मारकर ढीला पड़ गया। चलो उसे उठाकर ब्लैक रूम में ले चलें, टाइगर ने कहा और फिर रॉबर्ट के साथ मिलकर वो बेहोश और ढीले जिस्म के रेमंड को उठाकर तेजी से इमारत की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो उसे रॉड्स वाली कुर्सी पर डाल चुके थे और फिर टाइगर के कहने पर रॉबर्ट ने कुर्सी के ऊपर में जाकर बटन प्रेस किया तो रेमंड का जिस्म रॉड्स में जकड़ गया। ठीक है, तुम जाओ, दरवाज़ा बंद करते जाना, टाइगर ने कहा तो रॉबर्ट इस बात में सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रॉबर्ट के जाने के बाद टाइगर ने आगे बढ़कर रेमंड की नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब रेमंड के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होना शुरू हो गए तो टाइगर ने अपने हाथ पीछे हटाए और पीछे हटकर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नजरें रेमंड पर जमी हुई थी जिसे अब होश आ रहा था। टाइगर खामोश बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद रेमंड पूरी तरह होश में आ गया और होश में आते ही उसने बेएहतियात उठने की कोशिश की, लेकिन भारी जिस्म राज में इस तरह जकड़ा हुआ था कि उसके लिए कसमसाना भी मुश्किल हो रहा था। ये क्या मतलब? ये मैं किधर हूँ? तुम टाइगर, ये सब क्या है? रेमंड ने इंतहाई हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखकर सामने बैठे हुए टाइगर से मुखातिब होकर कहा तो टाइगर बेएहतियात हंस पड़ा। रेमंड, मैंने तुमसे पूछा था कि वो पार्टी कौन थी जिसे तुम्हें फोटोग्राफर काशिफ को हलाक करने का टास्क दिया था। तुम्हें शायद घुमंड था कि तुम अपने ऑफिस में बैठे हो, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन देख लो, मैं अकेला तुम्हें वहां से उठाकर यहाँ अपने खास अड्डे पर ले आया हूँ और तुम्हारे किसी आदमी को इसका इल्म तक नहीं हो सका और ना ही हो सकता है। और अब तुम समझ सकते हो कि मैं उस पूछ-पूछ में कितना सीरियस हूँ, टाइगर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। वो तो 2 साल पहले की बात है, मुझे तो अब याद भी नहीं रहा, मैं सच कह रहा हूँ, रेमंड ने कहा। ये कमरा साउंड प्रूफ है, वैसे भी इस कमरे के गिर्द दूर दूर तक जंगल फैला हुआ है, यहाँ सच को बाहर निकलवाने के तमाम इंतजामात मौजूद हैं और तुम्हारी चीजें यहाँ कोई नहीं सुनेगा। तुम्हारे पूरे जिस्म पर जख्म डाले जाएंगे और फिर उन जख्मों पर नमक छिड़का जाएगा। तुम्हारे हाथों की उंगलियां एक एक करके काटी जाएंगी, फिर नाक, फिर कान, फिर दोनों आंखें और फिर बाकी जिस्म। दूसरी सूरत में तुम्हें जिंदा वापस भिजवा दिया जाएगा और हम सब कुछ वापस भूल जाएंगे। लेकिन ये सुन लो कि कोई धोखा फरेब ना देना, मैंने सिर्फ कंफर्मेशन करनी है, वरना मुझे खुद भी मालूम है, टाइगर ने कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, मुझे वाकई याद नहीं। और सुनो, तुम मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, वरना तुम मेरे बारे में जानते हो कि दारुल हुकूमत में मेरी क्या हैसियत है, रेमंड ने कहा तो टाइगर बेएहतियात हंस पड़ा। पहले तुम्हारी यादाश्त वापस ले आऊं, फिर सोचूंगा कि तुम्हारी क्या हैसियत है, टाइगर ने हंसते हुए कहा और उसने कोट के अंदरूनी जेब में से एक तेज धार हंजर निकाला और आगे बढ़कर उसने हंजर की नोक रेमंड के दाएं आंख के करीब कर दी। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो, रेमंड ने यकला खौफजदा लहजे में कहा। कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी एक आंख निकाल दूंगा ताकि तुम्हारी यादाश्त वापिस आ जाए। मैं अब सिर्फ 5 तक गिनूंगा, टाइगर ने रुक रुक कर हाथ से सर्द लहजे में कहा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, पीछे हट जाओ, रेमंड ने तेज तेज लहजे में कहा, लेकिन टाइगर ने रुक रुक कर गिनती जारी रखे। मुझे रेड पैंथर के मालिक राबिस ने यह टास्क दिया था। राबिस ने टाइगर के 5 तक गिनने से पहले ही रेमंड ने चीख कर कहा तो टाइगर पीछे हटा और उसने हंजर वापस जेब में डाल लिया, जबकि रेमंड इस तरह लंबे लंबे सांस ले रहा था जैसे मीलों दूर से तेजी से दौड़ता हुआ आया हो। कंफर्म कराना पड़ेगा, टाइगर ने कहा। कंफर्म? वो कैसे? मैं उसे फ़ोन करता हूँ, तुम मुझसे बात करो और जिस तरह चाहो बात करो, लेकिन ये कंफर्म होना चाहिए कि तुम सच बोल रहे हो, टाइगर ने कहा। उसके बाद क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, रेमंड ने कहा। हाँ हर कैदी, हाँ हर कैद से आज़ादी, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, कराओ मेरी बात, रेमंड ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा तो टाइगर ने साइड तपाई पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए और फिर इंक्वायरी ऑपरेटर से उसने रेड पैंथर क्लब का फ़ोन नंबर मालूम किया और फिर क्रेडल दबाकर फ़ोन आने पर उसने इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस कर दिए। रेड पैंथर क्लब, राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। गार्डन क्लब के मालिक रेमंड जनाब राबिस से बात करना चाहते हैं, टाइगर ने आवाज़ और लहजा बदलकर इस अंदाज में कहा जैसे वो रेमंड का कोई सेक्रेटरी हो। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया तो टाइगर ने फ़ोन सेट उठाया और रेमंड के पास जाकर उसने रिसीवर उसके कान से लगा दिया। हेलो, राबिस बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। रेमंड बोल रहा हूँ, रेमंड ने कहा। और तुम कोई खास बात, कैसे फ़ोन किया? तुम्हें याद है गालिबन 2 साल पहले तुमने एक फोटोग्राफर काशिफ को फिनिश करने का टास्क मुझे दिया था
और ये काम कर भी दिया गया था, लेकिन अब 2 साल बाद मुझे भी इत्तला मिली है कि उस फोटोग्राफर की हलाकत के बारे में मिलिट्री इंटेलिजेंस काम कर रही है। ऐसा क्यों हुआ है? क्या कोई नई बात हो गई है? रेमिंड ने कहा। किसने इत्तला दी है तुम्हें? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। उसे छोड़ो, इत्तलात तो बहरहाल मिल ही जाती हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि 2 साल बाद क्यों ऐसा हो रहा है? हो सकता है कि किसी हुकूमती बड़े ओहदेदार ने ऐसा किया हो। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, मैं मालूम करा लूंगा और मामलात को निपटा भी दूंगा। डाबिस ने कहा। मैंने क्या फिक्र करनी है? मैंने तो हमेशा हाथ पैर बचाकर काम किया है। मैं तो सिर्फ इतना अरसा गुजर जाने के बाद ऐसी कार्रवाई पर उलझन का शिकार हो रहा हूँ। रेमिंड ने कहा। ठीक है, उलझन तो होती है, इसलिए गुड बाय। दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो टाइगर ने रिसीवर रेमिंड के कान से हटाकर क्रेडल पर रखा और फोन सेट को उसने वापस लाकर उस तपाई पर रख दिया जिस पर पहले मौजूद था। अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि मैंने सच बोला है। अब तो मुझे वादे के मुताबिक आज़ाद कर दो। मैंने यही कहा था कि हर कैद से आज़ादी, और मैं अपने वादे का पाबंद हूँ, टाइगर ने कहा। और उसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे उसने रेमिंड के जिस्म पर गोलियों की बारिश कर दी। रेमिंड के मुंह से चीख निकली जो पिस्टल की तड़तड़ाहट की तेज आवाज़ में गुम हो गई। रेमिंड खत्म हो चुका था। टाइगर ने मशीन पिस्टल जेब में रखा और मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। बाहर रॉबर्ट मौजूद था। उसकी लाश रात को किसी वीरान इलाके में डाल देना। टाइगर ने रॉबर्ट से कहा। यस सर, रॉबर्ट ने मोदबाना लहजे में कहा। तो टाइगर तेज तेज कदम उठाता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ गया। अब वो रॉबर्ट के पास जा रहा था। रॉबर्ट उसका हादसा गहरा दोस्त था, इसलिए टाइगर को यकीन था कि वो उसे हलाक किए बगैर उससे असल हकीकत बहरहाल उगलवा लेगा। इमरान कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा जवाना का इंतजार कर रहा था। वो इस वक्त रवाद बाजार के करीब एक चौक पर मौजूद था। इमरान ने रवाद बाजार के सेठ कासिम के आदमी क्रीम दाद को यहाँ ड्रॉप किया था, जिसने उसे रमजू बाबा के होटल में बैठे उस आदम वाली की निशानदेही की थी जिसने कैंट में पेंट्स के दुकानदार रोशनदीन से वो मकान किराए पर लिया था, जिसका उकबी दरवाज़ा बंद गली में खुलता था और जहां दारुल हुकूमत के मशहूर कारोबारी आदमी सेठ इरशाद को अगवा कराने के बाद इंतहाई भारी रकम बतौर तावान उस बंद गली में रखने का कहा गया था और फिर ये रकम गायब हो गई थी। इमरान बाकायदा पुलिस के अंदाज में इंक्वायरी करने के बाद उस नतीजे पर पहुंचा था कि हादम मवाली, जो आम सा गुंडा और मुकामी बदमाश है, उसने अगवा बराए तावान के मुजरिमों को सिर्फ 2 मकान दिलाने में किरदार अदा किया है। उसका बराह रास्त इस वारदात से कोई ताल्लुक न था, वरना वो इस तरह खुलेआम ना फिर रहा होता, क्योंकि ये वारदात अभी चंद रोज़ पहले हुई थी और पुलिस जाहिर है इस सिलसिले में अपने तौर पर काम कर रही होगी। लेकिन इमरान की नुक्ता नज़र से हादिम मवाली के जरिए असल मुजरिमों का सुराग लगाया जा सकता था, इसलिए वो हादम मवाली के जरिए असल मुजरिमों का सुराग लगाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वो हादम मवाली को राना हाउस ले जाना चाहता था और इसीलिए उसने फ़ोन करके जवाना को कॉल किया था और अब वो कार में बैठा जवाना की आमद का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसे दूर से जवाना की बहरी जहाज़ जैसी लंबी चौड़ी कार तेज रफ्तारी से चौक की तरफ आती दिखाई दी। तो वो कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया और उसने हाथ सर से ऊपर उठाकर लहराया तो जवाना की कार का रुख बदल गया और चंद लम्हों बाद वो इमरान की कार के करीब आकर रुक गई और उसके साथ ही जवाना तेजी से नीचे उतरा और उसने इमरान को सलाम किया। जवाना, कार लेकर मेरे पीछे आओ, हमने एक आदमी को उठाकर राना हाउस ले जाना है, इमरान ने कहा। यस मास्टर, जवाना ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तो इमरान कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने कार आगे बढ़ा दी। जवाना की कार उसके उकब में आ रही थी और फिर थोड़ी देर बाद इमरान ने उस जगह पहुंचकर कार रोक दी और जहां उसने पहले क्रीम दाद के साथ रोकी थी, जवाना की कार उकब में रुक गई और थोड़ी देर बाद इमरान नीचे उतरा और उसने कार लॉक कर दी। तो जवाना भी नीचे उतरा और उसने भी कार लॉक कर दी। आओ, इमरान ने कहा और आगे बढ़कर उस इलाके की तरफ बढ़ने लगा जहां रमजू बाबा का होटल था। जवाना उसके उकब में आ रहा था। वहां से गुजरने वाले लोग बड़ी हैरत से कदरे खौफजदा अंदाज में जवाना को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद इमरान रमजू बाबा के होटल पहुंच गया, लेकिन वहां हादम वाली मौजूद ना था। इमरान सीढ़ियां चढ़कर होटल में दाखिल हुआ, उसके पीछे जवाना भी था और होटल में उन दोनों को देखकर यकलख खामोशी छा गई, क्योंकि इमरान का लिबास और उसकी शख्सियत ऐसी थी कि उस जैसे होटलों में उसका आना लोगों के लिए वाकई अजूबा था। और उसके पीछे जवाना था जो वाकई अजूबा से बढ़कर कोई चीज़ था। काउंटर पर एक पहलवान नुमा आदमी मौजूद था जिसकी नज़रें उन दोनों पर मकनातीस की तरह चिपकी हुई थीं। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ उलझन के तासुरात भी नुमाया थे। तुम मालिक हो इस होटल के? इमरान ने काउंटर पर पहुंचकर उस पहलवान नुमा आदमी से मुहातिब होकर कहा। जी हाँ, रमजू बाबा मेरे वालिद हैं, मेरा नाम रहीमू है। आप कौन हैं साहिब, और कैसे इस छोटे से होटल में आना हुआ? उस पहलवान नुमा आदमी ने बड़े इनकसाराना लहजे में कहा, लेकिन इमरान उसका लहजा सुनकर ही समझ गया कि रहीमू उस लहजे में बात करने का आदी नहीं, बल्कि उसने बड़ी मुश्किल से दानिस्ता ये इनकसाराना लहजा इख्तियार किया है। यहाँ थोड़ी देर पहले एक आदमी हादम मवाली मौजूद था,
वो अब किधर होगा? उससे चंद मालूमात चाहिए जिनका उसे भारी मुआवजा भी दिया जाएगा, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। इमरान ने कहा तो रहीमो के चेहरे पर मजीद हैरत के तासुरात उभर आए। क्या आपका ताल्लुक पुलिस से है जनाब? रहीमो ने कहा ना पुलिस से और ना ही किसी और एजेंसी से, हमारी प्राइवेट तंजीम है। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। इमरान ने कहा खादम तो छोटा सा आदमी है, आप मुझे हिदमत का मौका दें। रहीमो ने कहा सुनो, ये जो मास्टर पूछ रहे हैं उसका जवाब दो, वरना एक लम्हे में गर्दन तोड़ दूंगा। इमरान के बोलने से पहले उसकी साइड में खड़े जवाना ने गराते हुए लहजे में कहा